समझते हैं कि गंगा नदी का निर्माण किन नदियों से मिलकर होता है। आखिरकार क्यों गंगा नदी के पानी को सालों भर बोतल में बंद रखने के बाद भी गंगा के पानी में कीड़ा नहीं लगता है। इन सभी बातों को आज के वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर हम लोग गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। नदी तंत्र कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी नदी बनता है उस नदी का निर्माण कई सहायक नदियों से मिलकर होता है। जैसे मान के चलिए गंगा नदी हो गया, तो इस गंगा नदी में आप लोग देख रहे होंगे कि ये जाल की तरह ये दिखाई दे रहा है, यानी इसके ऊपर से नीचे से बहुत सारी छोटी बड़ी नदी आकर मिल गई है। तो जब किसी मुख्य नदी में, जैसे ये गंगा नदी हो गई, ये गंगा नदी मुख्य नदी है और इसके ऊपर नीचे से देख सकते हैं कि बहुत सारी छोटी बड़ी नदी आकर मिल रही है। तो जब किसी मुख्य नदी में बहुत सारी छोटी बड़ी नदी आकर मिल जाती है तो सामूहिक रूप से उस नदी को नदी तंत्र कहते हैं। तो ये जो गंगा नदी तंत्र है ये भारत के सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसी गंगा नदी तंत्र को हम लोग समझेंगे। अगर हम लोग गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, यानी गंगा नदी भारत का सबसे लंबा नदी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। देखिए, ये हो गया अपना उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य का एक जिला है उत्तरकाशी जिला। उस उत्तरकाशी जिला में एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। इस गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है भागीरथी। ये भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए आगे उत्तराखंड का ही एक जगह है देवप्रयाग, उस देवप्रयाग में आकर ये भागीरथी नदी खत्म हो जाती है। इधर से आप देख सकते हैं कि दाएं तरफ से उत्तराखंड में एक नदी है अलकनंदा। ये अलकनंदा नदी यहां से निकलती है और देवप्रयाग में आकर इस भागीरथी नदी से आकर मिल जाती है। जब ये भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आकर मिल जाते हैं तो यहां से फिर ये गंगा नदी बनकर आगे यूपी में प्रवेश करते हुए, यूपी के बीचे बीच होते हुए, अपने बिहार को दो भागों में बांटते हुए, बीचों बीच होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद आगे बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए फाइनली बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। जब ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है तो इसका एक ब्रांच यहां से कट जाता है जो पश्चिम बंगाल के बीचों बीच होते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरता है और इस नदी को कहा जाता है हुगली नदी। अब हम लोग इस गंगा नदी का जो मुख्य सहायक नदियां हैं, वैसे तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन जो मुख्य सहायक नदियां हैं उस सहायक नदियां को देखते हैं। पहले हम लोग दक्षिण को देखेंगे, फिर उत्तर को देखेंगे। उत्तर में जो हिमालय से जो नदियां आ रही हैं उसको देखेंगे और दक्षिण में जो नदी नीचे से जाकर गंगा नदी में मिल रही है उन नदियों को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है दक्षिण में यहाँ पर अपने क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है यमुना नदी। बंदरपूछ यहाँ पर एक पर्वत है, बंदरपूछ हिमालय पर्वत चोटी से यमुना नदी निकलती है। ये यमुना नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर यहाँ पर बनाते हुए हरियाणा होते हुए दिल्ली के बॉर्डर से होते हुए ये आगे यूपी में प्रवेश करते हुए यहाँ यूपी के प्रयागराज में, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, ये प्रयागराज में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। और यही जो यमुना नदी यहाँ से आकर मिल रही है प्रयागराज में गंगा नदी से, तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब इस यमुना नदी की भी बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, इसकी छोटी छोटी बहन सब है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि अपने भारत के बीचों बीच में से कर्क रेखा, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। तो इस कर्क रेखा के समीप से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, वो नदियां जाके इस यमुना नदी में मिलती है। जैसे कि यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये अपना बीच वाला जो भाग है ये मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है चंबल नदी। ये चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलते हुए आगे राजस्थान होते हुए फाइनली आगे चलकर ये अपने यूपी में आकर इस यमुना नदी से मिल जाती है। ये चंबल नदी अपने आगे बढ़ते हुए बहुत ही काट छाट करती है। चंबल नदी जो आगे बढ़ती है तो बहुत सारा काट छाट करती है, जिस कारण जो है घाटी का निर्माण गड्ढा उड्ढा हो जाता है। इसी कारण यहाँ पर डाकुओं को छुपने का जो है अच्छा खासा स्थान मिल जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि चंबल के डाकू, इसी नदी के कारण यहाँ पर जो है गड्ढे का निर्माण होता है और डाकुओं को छुपने के लिए अच्छा स्थान मिल जाता है। ये हो गया चंबल नदी। यहाँ अपना दिखाई दे रहा है राजस्थान।
राजस्थान में यहाँ पर है अरावली पर्वत। इस अरावली पर्वत के जो है इस पूरब साइड से एक नदी निकलता है, बनास नदी, और ये बनास नदी अरावली पर्वत से यहाँ से निकलते हुए और फाइनली राजस्थान में ही इस चंबल नदी से मिल जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से ही कर्क रेखा के पास से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है यहाँ पर मैंने लिखा है केएस। केएस का मतलब हो गया काली सिंध। ये यहाँ कर्क रेखा से निकलते हुए आगे अपना जो है राजस्थान में जाकर इस चंबल नदी से मिल जाती है। और यहाँ पर हम बात कर ले विंध्याचल पर्वत। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में एक पर्वत है, उसका नाम है विंध्याचल पर्वत। तो इस विंध्याचल पर्वत से 3 प्रमुख नदियां निकलती है। एक नदी का नाम है सिंध नदी। ये सिंध नदी आप देख सकते हैं यहाँ से कर्क रेखा के पास होते हुए यहाँ अपना जो है यूपी में जाकर मिल जाती है यमुना नदी से। फिर यह दूसरा बी से हो गया बेतवा नदी। ये बेतवा नदी भी यहाँ विंध्याचल पर्वत से निकलते हुए फाइनली आगे जो एमपी से आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में जाके यमुना नदी से मिल जाती है। के से हो गया केतवा नदी। सिंध बेतवा केतवा नदी है। केतवा नदी जो है यहाँ से मध्य प्रदेश से निकलते हुए आगे चलकर यूपी में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये कुछ प्रमुख नदियां थी जो यमुना नदी की सहायक नदी है। तो यमुना नदी भी आपको गंगा की सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी पूछ ले अगर ये ऑप्शन है तो ये भी मार देंगे, अगर यमुना की सहायक नदी पूछ ले तो ये अगर ऑप्शन में रहे तो ये भी मार देंगे। उसके बाद हम लोग बात करें सोन नदी। तो यहाँ मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलते हुए ये मध्य प्रदेश और यहाँ छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनाते हुए आगे चलकर ये यूपी में प्रवेश करते हुए और अपने बिहार में जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है सोन नदी। और इस सोन यहाँ नीचे छत्तीसगढ़, इस छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है रिहंद नदी। ये छत्तीसगढ़ से रिहंद नदी निकलते हुए आगे चलकर यूपी में प्रवेश कर ये सोन नदी से मिल जाती है। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा दामोदर नदी। ये दामोदर नदी झारखंड के ऊपर से यानी कर्क रेखा के ऊपर से दामोदर नदी निकलती है और ये आगे चलकर पश्चिम बंगाल में जो इसी गंगा नदी का एक ब्रांच निकल गया था जिसको हमने हुगली नदी कहा, इसी हुगली नदी से जो है दामोदर नदी मिल जाती है। ये दामोदर नदी भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना जो था नदी घाटी परियोजना इसी दामोदर नदी पर बनाया गया था। तो दक्षिण से हमने देख लिया जो गंगा नदी की कौन कौन सहायक नदी थी जो दक्षिण में है। अब हम लोग देखते हैं उत्तर में कौन कौन सहायक नदियां हैं जो गंगा नदी में आकर मिलती है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हो गया रामगंगा। ये रामगंगा नदी जो है ये आपको उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड से होते हुए यहाँ पर यूपी में आकर कन्नौज के पास आकर गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद है गोमती नदी। ये गोमती नदी आपको ये नेपाल से निकलकर, नेपाल के यहाँ से निकलकर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद फिर यहाँ से नेपाल से एक और नदी निकलती है घाघरा नदी। ये घाघरा नदी यहाँ से नेपाल से निकलते हुए अयोध्या के सम्मुख होते हुए अपने यहाँ पर बिहार में आकर ये गंगा नदी से मिल जाते हैं। इस घाघरा नदी को अयोध्या में सरयू नदी कहा जाता है। आपसे पढ़ते हो अयोध्या किस नदी के किनारे है तो सरयू नदी। तो घाघरा का दूसरा नाम ही जो है सरयू नदी है। फिर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें नेपाल से एक और नदी निकलता है गंडक नदी। ये गंडक नदी यहाँ नेपाल से निकलते हुए अपने क्या कहते हैं छपरा के पास आकर, बिहार में छपरा के पास आकर ये मिल जाता है क्या कहते हैं गंगा नदी से। उसके बाद हम लोग बात करें कोसी नदी। तो ये कोसी नदी भी अपना जो है नेपाल से निकलते हुए बिहार में कटिहार के पास आकर ये कोसी नदी गंगा नदी से मिल जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें एक महानंदा नदी। ये महानंदा नदी जो है ये आपको दार्जिलिंग के पहाड़ियों से निकलते हुए, पश्चिम बंगाल से निकलते हुए ये अपने बिहार में प्रवेश करती है। फिर बिहार में प्रवेश करते हुए पश्चिम बंगाल की ओर मुड़ते हुए और ये आगे चलकर बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए आगे जाकर ये मिल जाती है गंगा नदी से। तो अगर हम बात करें महानंदा नदी की तो ये पूरब से मतलब कि इसके गंगा नदी के बाएं से मिलने वाली ये आखिरी नदी है। ये अगर हम लोग बात करें नदी का तो ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। आप लोग ऐसे देख रहे हैं तो ये बाएं से पूछता है एग्जाम में कि सबसे बाएं से मिलने वाली कौन सी नदी है जो गंगा नदी में मिलती है, तो हो जाएगा महानंदा नदी। तो ये है गंगा नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां जो आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे भी जो है जनरल नॉलेज के तौर पर आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करें, ये हो गया गंगा जल। आपने हमेशा सुना होगा हिंदू धर्म में जो है गंगा नदी को बहुत ही पवित्र माना गया है। गंगा नदी को मां का दर्जा दिया गया है, इसलिए दिया गया है क्योंकि गंगा नदी के पानी में कीड़ा नहीं लगता है। आप लोग भी अपने घर में पूजा स्थल जहां आपके घर में होगा आप ये इसको लेके आते होंगे। कोई मरता है, मरने के समय भी उसको गंगा जल पिलाया जाता है। तो हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म में
गंगा जल को बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो गंगा जल को इंपॉर्टेंस इसलिए दिया गया है क्योंकि गंगा जल में कीड़ा नहीं लगता है। तो कीड़ा नहीं लगने का कारण क्या है? तो कीड़ा नहीं लगने का कारण जब इस पर रिसर्च किया गया तो पता लगा कि गंगा नदी में जो है बैक्टीरियल फेज नाम का एक जीवाणु पाया जाता है। वो जीवाणु क्या करता है, इस पानी में जो भी कीड़ा पनपता है उस कीड़ा को खा जाता है, बैक्टीरियल फेज नाम जीवाणु। तो इसी कारण इसमें जो बैक्टीरियल फेज जीवाणु के कारण इसमें कोई भी कीड़ा उड़ा नहीं लगता है और इस पानी को हम लोग अपने घरों में सालों भर रखते हैं। और इसी कारण गंगा जल को हिंदू धर्म में जो है इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये आपको ऑनलाइन मिलता है, 200-150 का बोतल मिलता है, 100 ग्राम 150 ग्राम का। ये आप समझ सकते हैं इतना इंपॉर्टेंट, ये हिंदू धर्म में इसको कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे गंगा नदी के बारे में। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो को आप लोग मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज शुभम नारायण को फॉलो कीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल शुभम नारायण को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।